मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैगोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ विनोद कुमार उज्जैनिया, द लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टुडे वी विल स्टार्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये जो लैंग्वेज है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है और दिस इज़ एन अडॉप्टेड लैंग्वेज, कि इसका उद्भव जो है वो भारत में नहीं हुआ है, तो इसका उद्भव इंग्लैंड में हुआ है और अपन ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली हमें जानना चाहिए कि जो लैंग्वेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो कोई भी जो लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज वॉवल्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स जो हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू, और अल्फ़ाबेट्स में शेष जो रह जाते हैं वो अपने रह जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से रह गए? बी रह गया, बी के बाद में सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती है इंग्लिश रिटर्न में वो हमसे यहीं पर होती है। भाई यदि अपन कोई सेंटेंस कंपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन कोई सेंटेंस कंपोज कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में जो गलतियां होती है वो होती है या तो आर्टिकल की, या तो होती है किसकी? आर्टिकल की, और या फिर होती है प्रीपोजिशन की। तो ये दोनों जो हैं वो फोरमोस्ट टॉपिक हैं। और जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अपने को इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बल है। आर्टिकल्स आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया है। एक तो डिफाइन किया गया है डेफिनेट आर्टिकल और एक डिफाइन किया गया है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में जो आते हैं वो आता है द, दो आता है द, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। क्या आता है? ए और एन। देखिए यूजेज इसके थोड़े से देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में यही चीज़ें हैं कि वॉवल्स जहाँ पर है वहाँ पर तो इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ होता है और जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हैं वहाँ पर ए का यूज़ होता है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल के दोनों का अर्थ एक होता है कि एक का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी क्या होता है? एक। इट मीन्स इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक वचन मतलब सिंगुलर के लिए किया जाएगा। यदि प्लूरल है तो ना तो ए का प्रयोग होगा और ना ही एन का प्रयोग होगा, और फिर प्रयोग किया जाएगा किसका? डेफिनेट आर्टिकल दा का। इसका मतलब दा का प्रयोग एक के लिए भी होता है और किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए भी होता है, मतलब सिंगुलर के लिए भी होता है, किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी। थोड़ा सा एक स्पोकन इंग्लिश से अपन लेते हैं कि कई बार स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि जो दा है उसे अपन क्या बोलते हैं? कई जगह तो अपन देखिए मतलब प्रोनाउंसिएशन इसके अलग अलग है। एक तो है द, एक है दी और एक है दा। ये स्पोकन इंग्लिश है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। दा कब बोला जाता है, दी कब बोला जाता है और दा कब बोला जाता है। तो यदि किसी शब्द का जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, यदि वो कॉन्सोनेंट से हुई है, किससे हुई है? कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट्स में किसका यूज़ किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। जैसे द बुक, फॉर एग्जाम्पल द बुक। और यदि वॉवल से बिगनिंग होती है किसी वर्ड की, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है दी। वॉवल से बिगनिंग होती है तो क्या बोला जाता है? दी। जैसे दी एप्पल, दी एप्पल। और दा का प्रयोग जो होता है वो लैड एम्फेसिस के लिए होता है। लैड एम्फेसिस मतलब जोर देकर कहने के लिए किसका प्रयोग होता है? दा का। जैसे द सन, आपने जोर देकर बोला। अब आप किसी पर भी लैड एम्फेसिस डालकर दा का प्रयोग अपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
इस पार्ट को अपन देखेंगे भी सेंटेंस के एसेंशियल जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, एस है, वी है, ओ है, सी है और ए है। तो एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। और जैसे कि अपन जानते हैं कि कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक तो होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर को क्या कहेंगे, एक वचन, और एक होता है प्लूरल, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर जो कर्ता है उसमें आ जाता है ही, सी, इट, नेम, वो भी कितने, एक। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो बहुवचन करता है, उसमें इंग्लिश में आता है आई, यू, वी और दे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग लिखा है क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, यदि आप इंग्लिश को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे जाकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ही का अपन जानते हैं कि प्रोनाउन है, ही का अर्थ वह होता है किसके लिए यूज किया जाता है, एक वचन पुरुष के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। आप स्पेस छोड़कर इसे लिखेंगे। सी का जो प्रयोग किया जाता है, सी का अर्थ भी वह होता है, परंतु एक वचन फीमेल के लिए यूज किया जाता है, स्त्री के लिए यूज किया जाता है। इट का प्रयोग जो किया जाता है वो होता है निर्जीव, निर्जीव, जानवर, पक्षी, इनके लिए किसका यूज होता है, इट का प्रयोग किया जाता है। इट ध्यान रखिएगा कितने वचन है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। और इधर प्लूरल में अपन आते हैं तो प्लूरल का मतलब आई, मतलब मेरा नाम है, ठीक है। तो मेरा नाम है तो मैं किस में आऊंगा, मैं हिंदी के हिसाब से तो मैं एक वचन में आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में क्या मानेंगे, बहुवचन, मतलब इसका ये प्रोनाउन है किसका, मेरे नाम का। आगे बढ़ता हूं मैं, यू। यू के देखिए दो अर्थ होते हैं, एक तुम भी होता है और एक आप भी होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। मतलब ये वैसे एक वचन भी हिंदी में माना जाता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों ही क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। व्यू का मतलब है हम, वी का मतलब क्या है, हम, मतलब मैं, मतलब मेरे साथ में यदि एक सहयोगी टीचर और पढ़ा रहा है तो हम लोग आई से क्या हो गए, वी हो गए। आगे बढ़ते हैं, दे का अर्थ होता है वे। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है ये बहुवचन है, समवी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि भाई ही का बहुवचन क्या है तो दे है, सी का बहुवचन क्या है तो दे है, तो इट का बहुवचन क्या है, दे है। और नेम अपने आप में ध्यान रखना है कि भाई एक हो तो एक वचन और एक से ज्यादा हो तो बहुवचन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि बाकी जो एक जो सेंटेंस अपन बनाते हैं इंग्लिश में, जो कंपोज सेंटेंस करते हैं, उसके लिए क्या क्या इसेंशियल चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहले मैंने बताया आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब किसी कार्य को करने वाला। यदि किसी कार्य में कर्ता नहीं है तो वाक्य ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस नहीं होगा। अब थोड़ी सी जानकारी ऐसे देखिए, दो चीजें होती है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस जिसे अपन कहते हैं कर्तवाच्य, जिसे अपन कहते हैं कर्तवाच्य, और एक होता है पैसिव वॉइस। एक क्या होता है, पैसिव वॉइस, जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। अब ये क्या समस्या है, देखिए एक्टिव वॉइस जो होते हैं उनमें कर्ता सबसे पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल है राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। कैसे समझिएगा भाई, राम इसमें क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट है। रीड क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब। आगे जाकर अपन और डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ब का अगला पार्ट आएगा, और वर्ब कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। आप जो पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये तो अपन ने अपने सिर्फ इजी बनाने के लिए अपन ने बना रखी है। वास्तव में जो वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो राम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं भाई पैसिव वॉइस क्या होता है, ये हिंदी में कैसे समझ में आएगा। देखिए इसका अर्थ तो है कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, यहां मैं लिख देता हूं राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आपसे पूछे भाई काम कौन कर रहा है, तो भी राम कर रहा है, यहां मैंने लिखे दिया राम रीड्स ए बुक। इधर एक पुस्तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और पढ़ता है क्या है, ये मैन वर्ब है। मतलब कर्ता सबसे पहले आए, कर्ता के द्वारा काम करना बताया जाए तो एक्टिव वॉइस, और कर्ता नहीं आए तो पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, कर लिया गया। अब देखिए यदि सेंटेंस में आप यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि साहब कल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं ऐसे करता हूं तो क्या लिख दिया मैंने कि कल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, इसमें सब्जेक्ट आए, गिरफ्तार किसने किया, पुलिस नहीं,
इसमें दिया ही नहीं है मैंने पुलिस, तो कहाँ से आएगा पुलिस? तो पुलिस तो है ही नहीं भाई। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? यस्टरडे, भाई कल की अंग्रेजी लगा दी। उसके बाद में अपन अब यहाँ पर करता नहीं है तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो वो कभी भी एक्टिव नहीं होता, क्या होता है? पैसिव होता है। तो सेंटेंस अपना बनेगा द थीफ, THIEF, द थीफ वॉज अरेस्टेड। ध्यान रखिएगा, वैसे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव किस में जाता है? वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अब आप इसे उतार लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो बेसिक चल रहा था उसमें अपन ने लिखा था SVOCA, और सब्जेक्ट को अपन ने अब तक डिस्कस कर लिया है कि भाई कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना वर्ब। देखिए वर्ब एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो वास्तव में जो वर्ब होती है जो अब तक अपन ने पढ़ी है, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो अपन ने पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, अर्थात सहायक मतलब ऐसी क्रिया जो सहायता करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अपन ने पढ़ी है अभी तक मैन वर्ब। कौन सी पढ़ी है? मैन वर्ब। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। यदि मैं ये कह दूं कि साहब ये कोई क्रिया ही नहीं होती है, इनको तो अपन ने केवल, ठीक है, इंग्लिश को ईजी बनाने के लिए कर रखी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे चलते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वास्तव में इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इंग्लिश में इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, अर्थात दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है टेंस ऑक्सिलरी। कौन सी होती है? एक तो होती है टेंस ऑक्सिलरी, और एक होती है कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरीज। एक तो होती है कौन सी? टेंस ऑक्सिलरीज, और एक कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए टेंस ऑक्सिलरीज कौन सी होती है? टेंस ऑक्सिलरीज में सबसे पहले चीज आती है बी, उसके बाद में आती है हैव, 5 होती है, ठीक है, बी आ गई, हैव आ गई, उसके बाद में आती है शैल, ठीक है, और एक आती है विल, और एक आती है डू। एक कौन सी आती है? डू। अब बनाते हैं इनसे कि बाकी रह कौन सी गई। देखिए डू में कौन कौन सी आ गई? डू में आ गई डू आ गया, तो साथ में क्या आ गया? डज आ गया, और फिर क्या आ गया? डिड आ गया, ठीक है, डू वाली कंप्लीट। बी बराबर होता है इज एम आर और वॉज वर। बी बराबर क्या होता है? इज एम आर, और क्या होती है? वॉज और वर, ठीक है। क्या क्या होती है? इज एम आर और वॉज वर। आगे चलते हैं। हैव में कौन सी होती है? तो हैव में देखिए हैव हो गया, हैज हो गया, ठीक है, इसके अलावा हैड हो गया, हैड बीन हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? हैज हैव हो गया। तो इसका मतलब हैज हैव के साथ में और क्या हो गया? हैज बीन, हैव बीन भी हो गया, हैड हो गया और हैड बीन भी हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात का। सेल में क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है, सेल बी हो गया, सेल हैव हो गया, सेल हैव हो गया, और कौन सा हो गया? सेल हैव बीन हो गया। कौन सा हो गया? सेल हैव बीन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विल में कौन से रह गए? देखिए एक तो विल हो गई, एक हो गई विल बी। विल के अलावा क्या हो गया? विल बी। एक क्या हो गया? विल हैव। क्या हो गया? विल हैव। और एक क्या हो गया? विल हैव बीन। विल हैव बीन। तो यहाँ पर तो अपनी कौन कौन सी हो जाती है? समाप्त हो जाती है, टेंस ऑक्सिलरीज समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे कौन सी बचती है भाई? मॉडल ऑक्सिलरीज बचती है, मतलब मॉडल्स बचते हैं। कौन से बचते हैं? कैन बचता है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड आ जाती है, ठीक है, कौन सी आ जाती है? कुड आ जाती है। मे आ जाता है, मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है? माइट होती है, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद में आती है मस्ट। कौन सा आता है? मस्ट। फिर आता है ought to। फिर कौन सा आता है? ought to। इसके ये भी ध्यान रखेंगे, शैल विल भी क्या है? मॉडल हैं। इनकी पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? पास्ट फॉर्म आ जाएगी शुड और वुड। शुड और वुड। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? नीड नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीड नॉट। इसके अलावा डेयर आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा? डेयर। और डेयर के बाद में क्या आएगा? हैज़ टू, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ये भी किस में काउंट होते हैं? मॉडल में काउंट होते हैं। और एक अपन पढ़ चुके हैं कि क्या पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग किया जाता है? ought to का, मतलब पास्ट हैबिट बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ought to का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपनी क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो जाती है। और हेल्पिंग वर्ब को मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन सी? टेंस ऑक्सिलरीज, और कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज। टेंस ऑक्सिलरीज जो होती है वो 5 होती है। मैंने आपको बताया कि डू
होती है, बी होती है, हैव होती है, शैल होती है और विल होती है। डू में कौन कौन से होते हैं? डू में डू हो जाता है, डज हो जाता है, डिड हो जाता है, बी में हो जाता है इज, एम, आर और वाज, वर। हैज में हो जाता है हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड और हैड बीन। इसके अलावा शैल में चलते हैं तो शैल, शैल बी, विल बी, शैल हैव और शैल हैव बीन। और विल में हो जाता है विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन जो है, ठीक है, इस किसी का हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो सेकंड टाइप है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज में समस्त मॉडल्स आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ought to है, shall will है, should would है, need not है, dare है, has to है, have to है और had to है और used to है। थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि दोनों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो एक साथ यूज नहीं होती है, कि यदि किसी सेंटेंस में अपन बना रहे हैं तो या तो टेंस ऑक्सिलरीज आएगी या फिर क्या आएगी? मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी। चलिए टाइप 2 देखते हैं कि इसके अलावा मैन वर्ब क्या होती है। मैन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। छोटा सा ध्यान रखना है कि वे हिंदी के शब्द जिनके अंत में ना अक्षर आता है, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, सोना, गाना, जाना, बजाना, ये सब क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं। तो ये जो टीचर्स अपने को पढ़ाते हैं कि साहब जो वर्ब्स होती है वो दो प्रकार की होती है। वास्तव में जो वर्ब्स होती है तो अपन ने अपने नाम के लिए इजी बनाने के लिए रख रखी है साहब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब चलते हैं तो फिर वास्तव में वर्ब होती कौन सी है? तो वर्ब 6 प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन इज फाइनाइट वर्ब, finite verb. Fourth one is non-finite verb, non-finite verb. Fifth one is regular verb. कौन सी होती है? Regular verb. और सिक्स्थ वन कौन सी होती है? Irregular verb. Irregular verb. चलिए इनके अर्थ में देखते हैं भी ट्रांजिटिव कैसे होती है। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। देखिए हिंदी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सकर्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ में क्या होता है? कर्म होता है। और इंग्लिश में उसे क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट को कहते हैं सीमित क्रिया, अर्थात सीमित क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया का रूप जो एक सीमित टेंस में यूज किया जाता है उसे एक अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एक होती है कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब असीमित क्रिया जिसका यूज कहीं भी किया जाता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? असीमित क्रिया कहलाती है। और रेगुलर वर्ब को कहते हैं नियमित क्रिया, नियमित क्रिया। और इर्रेगुलर वर्ब को क्या कहते हैं? अनियमित क्रिया, अनियमित क्रिया। चलिए ये तो अपन ने इसके क्या पढ़े हैं? पार्ट्स पढ़े हैं। वास्तव में ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? तो एक एक को लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ में, ठीक है, किसका प्रयोग होता है? कर्म का। तो थोड़ा सा और समझते हैं। इधर मैं आता हूं तो देखिएगा कि सकर्मक मतलब क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड, ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन, अर्थात कि कर्म एक वह शब्द होता है किसी भी वाक्य में जो बिना किसी प्रीपोजिशन के यूज होता है। इट मींस फर्स्ट वन इज मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशन, विदाउट प्रीपोजिशन, PREPOSITION, without preposition in a sentence, in a sentence। देखिए मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा कैसे। देखिए अभी अपन ने एक सेंटेंस लिखा था, राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। चलिए चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। चलिए रीड्स क्या है? रीड्स क्या है? मैन वर्ब है। क्या है? मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, आगे डिफाइन करेंगे भी। ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगली बात, ए बुक क्या है? तो ये जो ए बुक है इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। एक तो ये बात होती है कि ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। और दूसरी बात क्या होती है कि यदि किसी वाक्य में इफ ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस वी शुड यूज ओनली टू,
कि यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होता भी है प्रीपोजिशन के साथ में तो किसके साथ में होता है, केवल टू के साथ में, ध्यान रखेंगे। चलिए अब समझते हैं सहकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ में क्या होता है, कर्म होता है। वही सेंटेंस, राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, ठीक है, क्लियर हो गया। राम सब्जेक्ट है, रीड्स मैन वर्ब और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, कर्म है, ठीक है, क्या है, कर्म है। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अकर्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो। इस सेंटेंस को देखिएगा, आप खूब हंसेंगे इस बात पे। देखिए मैं ये कहूं कि राम रन्स, इसके आगे कुछ जोड़ूंगा भाई ए बुक, तो क्या मेरा सेंटेंस सही है, क्या मेरा सेंटेंस सही है, नहीं, गलत है। क्योंकि रन के बाद में रन है, लाफ है, गो है, वीप है, ये कैसी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनके बाद में कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। और यदि सेंटेंस को अपन सुधारें, देखिए रॉन्ग सेंटेंस है, इसको यदि अपन सुधारें तो देखिए राम रन्स फास्टली, तब आप समझ गए फास्टली ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को। इसका मतलब ये तो क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। भाई जो वर्ब को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इट मीन्स ये हो गया कि यदि किसी वर्ब के बाद में, वर्ब का पता कैसे लगेगा भाई अकर्मक है या नहीं, यदि इसके बाद में कर्म का यूज किया गया है तो सकर्मक, और यदि कर्म का यूज नहीं किया गया है तो अकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने बहुत क्लासेस में पढ़ा है कि साहब वर्ब के कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, नहीं भाई, कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए मैं एक वर्ब लिख रहा हूं राइट, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। कौन सी फॉर्म होती है, रिटर्न। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। ये 4 आपने पढ़ी है, 2 मैं बना रहा हूं। कौन सी, एक तो हो गई इन्फिनेटिव फॉर्म, क्या हो गई, इन्फिनेटिव फॉर्म, और एक हो गई एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए सभी को डिसाइड करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये थर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ तक समझते हैं। देखिए ये कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। इस बात का ध्यान रखेंगे, कौन सी फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। ये आपको पता ही है कौन सी फॉर्म है राइटिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे चलते हैं, टू राइट कौन सी फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। और राइट्स कौन सी फॉर्म है, एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स कुल मिलाकर कितनी वर्ब्स की फॉर्म होती है, 6 होती है। कौन कौन सी हो गई, देखिए फर्स्ट फॉर्म जिसे अपन प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, ये है राइट। सेकंड फॉर्म, ठीक है, जो कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, कौन सी हो गई, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म जिसमें कार्य पूरा हो जाए, ठीक है, तो परफेक्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ये हो गई रिटर्न। और उसके बाद में राइटिंग, ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर आ जाती है इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है, तो ये कौन सी रह जाती है, इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब इन्फिनेटिव जिसमें किसका प्रयोग किया जाए, टू का प्रयोग किया जाए, तो ये कौन सी हो गई, इन्फिनेटिव फॉर्म। और फिर उसके बाद में आ जाती है एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बार दोबारा से इसका रिपीटेशन कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस के जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एस, वी, ओ, सी, ए। यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एस बराबर होता है सब्जेक्ट, वी होता है वर्ब, ओ होता है ऑब्जेक्ट, सी होता है कॉम्प्लीमेंट, और ए होता है एडवर्बल। अब तक अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने बता दिया कि साहब ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी, दे। उसके बाद में मैंने आपको डिस्कस किया वर्ब, ठीक है, वर्ब 2 प्रकार की होती है जो आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैंने आपको ये भी बताया कि इंग्लिश में वास्तव में कहीं भी, जितने आप स्कॉलर्स की जैसे रैन एंड मार्टिन की बुक आप यदि पढ़ेंगे तो आप कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ेंगे। कौन सी वर्ब पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब
वर्ब पढ़ेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है टेंस ऑक्सिलरीज और एक कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, इसके बाद में मैन वर्ब मैंने आपको समझाया कि मैन वर्ब कौन सी होती है कि वे हिंदी के शब्द जिनके अंत में ना आता है, खाना पीना, उठना बैठना, रोना सोना, गाना जाना बजाना, नहाना, ये सब क्या होती है, मैन वर्ब होती है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि वर्ब के वास्तव में कितने रूप होते हैं, 6 रूप होते हैं। कौन कौन सी होती है, ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, फाइनेट होती है, नॉन फाइनेट होती है, रेगुलर होती है और इर्रेगुलर होती है। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, सहकर्मक, जिसके साथ में क्या है, कर्म। जैसे अर्थ पूरा नहीं आएगा, कैसे भाई, अपनी सेंटेंस को यहीं तक रखें तो राम रीड्स, राम पढ़ता है। आप किसी भी सेंटेंस को 2 बार बोल के 4 बार बोल के देख लीजिए, राम रीड्स, वह पढ़ता है, राम रीड्स, राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्लियरिटी नहीं होती। तो जो क्या का जवाब देता है वास्तव में वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर देखिए क्या क्या आवश्यकता ही नहीं है, राम रन्स, राम दौड़ता है, ठीक है, क्या दौड़ता है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। आगे मैंने बताया आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं फाइनेट वर्ब, सीमित क्रिया। इसको थोड़ा सा अपने को समझना है। मैंने वर्ब की फॉर्म लिख दी। सीमित का प्रयोग मतलब जिस क्रिया का सीमित प्रयोग किया जाए, मतलब स्पेसिफिक किसी टेंस में ही प्रयोग किया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं सीमित क्रिया। तो देखिएगा यहां पर अपने पास सीमित क्रिया वाले 2 रह जाते हैं। कौन कौन सी फॉर्म रह जाती है, एक तो रोट रह जाता है और एक राइट्स रह जाता है। क्योंकि ये जो वर्ब की 2 फॉर्म है, कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो है रॉट, ये एक ही टेंस में यूज होती है। कौन से में होती है, पास्ट इंडेफिनेट में। किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है। और एक अपने पास रह जाती है राइट्स, ये किस में यूज होती है, ये सिर्फ किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है। और बाकी जितनी भी वर्ब बची हैं, 4 रूप जो वर्ब के बचे हैं, ये सब क्या हैं, नॉन फाइनेट वर्ब है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रेगुलर वर्ब की चर्चा करते हैं। तो रेगुलर वर्ब को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो रेगुलर वर्ब जो होती है, रेगुलर वर्ब जो होती है, रेगुलर जो वर्ब होती है उसके, देखिए सीधी सीधी बात अपन यहाँ पढ़ रखे हैं कि बेसिकली अपन ने पढ़ा है कि 3 फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे अपन ने लिखा पढ़ा राइट, रॉट, रिटन। तो यहाँ तक कि मैं चर्चा करूंगा कि किसी भी वर्ब को आप ले लीजिए, ठीक है, उसकी 3 फॉर्म, और 3 में से यदि 2 समान है तो वो रेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कम, केम, कम, तो इसकी कितनी फॉर्म समान है, 2। तो ये कैसी वर्ब हो गई, रेगुलर। कौन सी वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब। यदि किसी की तीनों ही समान हैं, जैसे कट, 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 तो तीनों ही क्या हैं, सेम हैं, तो ये भी क्या हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई। कैसी हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई। और यदि तीनों फॉर्म अलग अलग है तो वो कैसी हो जाती है, इर्रेगुलर वर्ब। जैसे राइट, रॉट और रिटन, ये कैसी वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है। मतलब जिसके तीनों रूप अलग अलग होते हैं वो इर्रेगुलर कहलाती है। और ऐसी वर्ब जिसके 2 या 2 से अधिक रूप सेम होते हैं वो कहलाती है रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का पार्ट अपने यहाँ पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।